भांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। फरीदाबाद में बारिश का पानी बना काल। गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत, एक की उम्र 9 साल जबकि दूसरे की उम्र 6 साल। घंटे में देश में मिले 56,000 से ज्यादा मरीज। 919 ने गंवाई जान, 45,000 से ज्यादा हुए स्वस्थ। एक्टिव केसेस की संख्या 6 लाख। प्रदेश में 24 घंटे में 750 से ज्यादा बीमारों की पुष्टि। 39,000 के करीब पहुंचे संक्रमित मामले। अब तक 455 की जा चुकी है जान। रिकवरी रेट 83% के करीब। नई शिक्षा नीति को लेकर गठबंधन सरकार का मंथन। चंडीगढ़ में हुई बीजेपी और जेजेपी विधायक दल की बैठक। संस्कृति मॉडल स्कूलों की संख्या बढ़ाने की तैयारी। रोहतक में फिर महसूस हुए भूकंप के झटके। देर रात 1:50 पर आया था भूकंप। रिक्टर स्केल पर 2.9 मापी गई तीव्रता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले खबर पीटीआई टीचर्स से जुड़ी हुई है। प्रदेश भर में बर्खास्त पीटीआई टीचर्स का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। पीटीआई टीचर्स लगातार मंत्रियों और विधायकों को घेरते हुए ज्ञापन दे रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। चरखी दादरी और हिसार की तस्वीर आप देख रहे हैं। जेजेपी विधायक नैना चौटाला का पीटीआई टीचरों ने विरोध किया, तो दूसरी तस्वीर हिसार की आप देख रहे हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह के सामने पीटीआई टीचर्स का गुस्सा फूटा। इस दौरान मंत्री से सीधे पीटीआई टीचर्स ने तीखे सवाल किए। तो चरखी दादरी के बाढ़ा इलाके में नैना चौटाला को पीटीआई टीचर्स के गुस्से का सामना करना पड़ा, तो हिसार में भी पीटीआई शिक्षकों ने रणजीत सिंह से तीखे सवाल किए। पीटीआई टीचर्स का हल्ला बोल लगातार जारी है, लेकिन कोई समाधान निकलता दिख नहीं रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन अब तक कोई इसका असर दिखाई नहीं दे रहा। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चरखी दादरी और हिसार की तस्वीर आप देख रहे हैं। कोरोना काल है, लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं कि ये लोग मजबूर हैं और इसलिए हर दिन इन्हें सड़कों पर उतरना पड़ता है, हर दिन प्रदर्शन करना होता है, ताकि अपने लिए न्याय की जो गुहार वो बुलंद कर चुके हैं उसका कुछ असर हो। क्योंकि कई लोग इसमें ऐसे हैं जिनका कहना है कि आर्थिक तौर पर वो बहुत कमज़ोर हैं और ऐसे में अगर सरकार उनके लिए नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा। पीटीआई शिक्षकों का हल्ला बोल लगातार जारी है, जिसकी 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रणजीत सिंह पहुंचे थे, उस वक्त उन्हें पीटीआई शिक्षकों का सामना करना पड़ा। तीखे सवाल पीटीआई शिक्षकों ने दागे। हालांकि नैना चौटाला जो कि लगातार इस बात को उठाती रही है कि वो मुख्यमंत्री से इस मसले को लेकर बात करेंगे। चरखी दादरी बाढ़ा हल्के से विधायक नैना चौटाला को पीटीआई शिक्षकों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। विधायक नैना चौटाला दादरी में परिवार पहचान कार्ड वितरित करने के लिए पहुंची थी। चरखी दादरी लघु सचिवालय के सामने ही उन्हें टीचर्स के विरोध का सामना करना पड़ा। पीटीआई शिक्षकों ने जेजेपी नेता विजय मेंदोला पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। इस पर नैना चौटाला ने बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों से माफी भी मांगी। उनके बीच पहुंचकर उन्होंने काफी उन्हें समझाने की भी कोशिश की। हालांकि विजय मेंदोला का कहना है कि वो नैना चौटाला के संदेश को लेकर पीटीआई शिक्षकों के बीच पहुंचे थे, लेकिन पीटीआई शिक्षकों ने उनके साथ बदतमीजी की, धक्का मुक्की की और वहां पर झड़प हुई थी। उनका कहना है कि इस मामले में जो दुर्व्यवहार का आरोप लगाया जा रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। लेकिन स्थिति देखिए, पीटीआई शिक्षकों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की टीम को भी उन्हें हटाने के लिए उतरना पड़ा सड़कों पर। तो उल्टा सीधा कुछ बोल जाऊं, मैं कह दूं आज ही आपको बहाल कर देंगे, आपको दोबारा पोस्ट पे लगा देंगे। हमारी कोशिश, हम लोग आप लोगों के साथ हैं।
चाहे वो दुष्यंत हो, चाहे अति सिंह जी हो, चाहे नैना चौटाला हो, हम लोग आप लोगों के साथ हैं। और बात अगर विजय मंदोला जी की करे तो मेरी नॉलेज में ये मैटर नहीं है। मैं उनसे बात करूंगी कि महिलाओं के साथ, क्योंकि मैं खुद महिला हूँ और मैं पूरे जोर शोर से मैं कहूंगी कि मैं महिलाओं की तरफदारी करती हुई हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी रहती हूँ। अगर उन्होंने कुछ किया है तो मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। मेरे पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने आपके साथ बदसलूकी की है, कोई बदतमीजी की है, ये फिजूल की बातें जो है, मैं माफी मांग रही हूँ। मेरे से बड़े तो विजय मंदोला नहीं है ना, और क्या रह गया? जब मैं माफी मांग रही हूँ, मेरे से बड़ा हो गया विजय मंदोला। मैं इससे फालतू कुछ नहीं कहूंगी। मैं विजय मंदोला की तरफ से माफी मांग रही हूँ और आप लोगों के। और इस मसले को लेकर विजय मंदोला का क्या कहना है वो भी सुनते हैं, क्योंकि शिक्षकों ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस वालों को डंडा छीट के उन्हें प्लेटें मारनी शुरू कर दी। गाड़ी दिखाऊंगा मैं आपको, चम्मच थाली गाड़ी में मारना। तब मैं वो हरेंद्र फोगाट को मैंने बोला था कान में जाके, मैं भाई ये संदेश है, वो प्रधान है उनका राज्य का कोई धर्मेंद्र, उसने मेरे को धक्का मुक्की करी और मेरे पर वो पुलिस का डंडा छीट के बोनेट पर चढ़ गया। और जब पुलिस वालों ने मेरा बचाव किया, मैं वहां से निकला। ये था। हाँ, FIR की मेरे पास फोन आया था कल DSP मैंने जोगिंदर सिंह का। उन्होंने बताया था कोई दरखास्त उन्होंने दे रखी है अश्लील हरकत की, बदतमीजी की। तो इस प्रकार का अनर्गल और मिथ्या आरोप लगाने से, मेरे ऊपर मनगढ़ंत और बेबुनियाद आरोप लगाने से, अगर PTI बहन भाइयों की कोई नियुक्ति होती है तो मैं वो मेरे पर FIR दर्ज कराने को तैयार हूँ। SP साहब से भी मेरी बात हुई है, मैं SP साहब के पास जाऊँगा अभी और मेरा पक्ष रखूँगा उनके सामने स्पष्ट। वहाँ पुलिस है, कम से कम 50 से ज़्यादा के पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद हैं, अधिकारी हैं और मीडिया कर्मी हैं, महिला हैं PTI और वो पुरुष PTI हैं। तो क्या एक इकाई हल्का अध्यक्ष होने के नाते मेरा ये हरकत करना बनता है क्या? मैं किसी बहन बेटी के साथ जाके उनको संदेश मैडम का देने गया था, उनके हित में गया था कि मैडम जी आपके धरने पर आएंगी, और उन्होंने मेरे पर FIR दर्ज कराने की वो दे दी। ये देखो, ये देखिए, आप इनको बारीकी से देखो, ये सारे उनकी नई गाड़ी है। तो नैना चौटाला ने PTI शिक्षकों से माफी तो मांगी, लेकिन विजय मंदोला का कहना है कि इस मामले में जो उन पर आरोप लग रहे हैं वो सही नहीं है। उनका कहना है कि वहां पर मीडिया की टीम मौजूद थी और ऐसे में इस तरीके की बदतमीजी, इस तरीके के दुर्व्यवहार का कोई सवाल नहीं उठता है। मैं नैना चौटाला के संदेश को लेकर PTI शिक्षकों के बीच पहुंचा था, लेकिन वहां पर मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, मेरे साथ झड़प भी हुई थी, लेकिन जो आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं वो गलत है। हालांकि नैना चौटाला PTI टीचर्स के बीच पहुंची थी और उन्होंने उनसे माफ़ी भी मांगी और PTI शिक्षकों का कहना था कि विजय मंदोला अगर माफ़ी मांगे तो नैना चौटाला का कहना था कि विजय मंदोला उनसे ऊपर तो नहीं हो सकते, अगर वो माफ़ी मांग रही हैं इसका मतलब है कि पूरी पार्टी की तरफ से दुर्व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी जा रही है। हिसार के PWD रेस्ट हाउस में जनता की समस्याएं सुनने पहुंचे बिजली एवं जल मंत्री रणजीत सिंह को बर्खास्त किया गया। बर्खास्त PTI का सामना करना पड़ा। मंत्री के कार्यक्रम में आने के चलते बड़ी संख्या में बर्खास्त PTI अपनी बहाली की मांग को लेकर रेस्ट हाउस के सामने प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए PTI रेस्ट हाउस के सामने PTI शिक्षक बैठ गए और मंत्री रणजीत सिंह पहुंचे तो वहां पर PTI की बात सुनने के लिए वो रुक गए। इस दौरान एक बर्खास्त PTI शिक्षक का गुस्सा भी फूटा और उसने तीखे लहजे में उनसे कई सवाल किए। बर्खास्त करने दो। अब कल भी मेरे पास परसों राखी बांधने वाले दिन आ गए, जहाँ जाता हूँ वहाँ आप आगे हो जाते हो, मुझे कोई नहीं, आप कह लो। हाँ, एक आदमी बोले जो मैं बोलूँगा जी। चौधरी साहब 65 दिन में संजय भाटिया ने आपने कुछ भी नहीं किया। हम सड़कों पे पेपर की डेट निकाल दी। अगर आप करते हो तो आज ये घोषणा करो भाई पेपर नहीं होगा 23 तारीख को जो पेपर है। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। बर्बादी के सिवाय आपने संजय भाटिया ने आते और ये बात बोल जाते क्या किया? 65 दिन से हमारा कुछ नहीं किया। पेपर की टाला करो, आज घोषणा करो। इस पंचायत में अगर आप पेपर की टाला करवाते हो 1 लाख लोग हरियाणा के आपको हम बुलाएंगे और आपकी जज अगर आपका भी स्वागत करेंगे। खा पंचायत में पेपर की टाला कराओ।
अच्छा 65 दिन में क्या कर दिया आपने, बताओ एक बात भी, क्या किया? मैंने कहा एक हाँ बताओ जी। बैठो बस रखो। पहले तो बस सबने एक प्रेस भी खड़ा है, आप भी खड़े हैं, ये जितने लोग बैठे हैं कुछ एक तो आपकी जो भाषा तरीका था हमने बर्बाद कर दिया। आप तो 2012 से बाहर है सर। एक मिनट आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का जवाब देता हूँ। सारे सुनो जी, सुनो, सारे सुनते हैं। पीजीटी लग रहे हैं उत्तर सरकार में, पीजीटी हर मजदूर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। बैठ जाओ बैठ जाओ ये धरने की हमने मेरी बात सुनो। ये पुलिस वाले सिक्योरिटी वाले खड़े हैं ना, इन्होंने यूं घेरा दे रखा था कि मैं सीधा अंदर चलूं। इनका ये था कि यहाँ नहीं रुकना। मैं तो आया हूँ, मैंने क्या लेना था आपसे, ये करके कि हमारे बच्चे इनका कोई रास्ता हो जाए। अभी यूं डरने वाले नहीं जिस तरीके के तुम धमकाने की बात इन सब का फायदा कर रहा है कि नुकसान कर रहा है? फायदा जी। एक मिनट इसकी बात से पूछ रहे सारे तेरे बात से। क्या फायदा होगा जी? मजदूर को सबको दो पेपर यार, पेपर ले लिया ये कोई नहीं जा रहा, आप जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं जब है ना परेशान हो लिया पीटीआई। एक मिनट मैं देखिए पंचायत की बात बताता हूँ। पंचायत आप और हमने नहीं बनाई, समाज की हजारों साल से बनी है। पंचायत में जो आदमी ऊंचा बोलता है उसे कहते हैं पंचायत से बाहर जा। पंचायत में कभी जोर से नहीं बोलते, पंचायत की बात करते हैं। ये बहाने कोई बात है, अगर रणजीत सिंह तुम्हारा नहीं कर सकता तो कोई करेगा नहीं। तो यार कोई तरीके से बात तो करो, कोई रास्ता निकलता है। हर बात एक बार में नहीं होती। चीन की हिंदुस्तान की बात भी 50 बार बैठी है, तो कोई तरीके से माहौल बनाओ। नहीं तो ये कोई तरीका थोड़ा थोड़ा हम भी काम के छोरे हैं, हमने भी देख रहे हैं। हम सारी जिंदगी इधर खर्च काटे, ये काम यार कोई हम बर्खास्त की का आज हमारा 65वां दिन है और प्रदर्शन जो है धरना है वो हमारा 52वें दिन में प्रवेश कर चुका। चौधरी रणजीत सिंह के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने कमेटी का गठन किया था। आज हम मुलाकात के तौर पे नहीं आए थे। आज हम केवल जो 65 दिन तक हमारे को अंधेरे में रखा है उस सरकार की कमेटी की रिपोर्ट क्या है वो उसके बारे में पूछने आए थे, जिसका माननीय मंत्री जी के पास मुख्य तौर पर अगर देखें तो कोई विशेष जवाब नहीं था। उन्होंने ये कहा केवल भाई हम कोशिश कर रहे हैं, आप शांति रखिए, हम आपको रोड पर नहीं रहने देंगे, आपका रोजगार बचाएंगे। केवल यही बातें आश्वासन है 65 दिन से लगातार। और हम आश्वासन से रणजीत सिंह जी को ये बताया है कि 1983 परिवारों का पेट नहीं भरने वाला है, हमारे को रोजगार प्रदान करे, इन 1983 परिवारों का जल्द से जल्द रोजगार बहाल करे। ये हमारी बात हुई है। जो आपको आश्वासन दिया है क्या उससे पीटीआई टीचर जितने भी हैं? इससे पहले फरीदाबाद में पीटीआई टीचर्स ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का घेराव किया। इस दौरान विधायक नयनपाल रावत भी गाड़ी में बैठे हुए थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, फरीदाबाद की तस्वीर है। मूलचंद शर्मा का घेराव किया गया, पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और शिक्षकों को हटाने की बात की गई और वहां से उन्हें शांत कराया गया, उन्हें समझाया गया। 2 दिन पहले की तस्वीरें हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि पीटीआई शिक्षकों में अब गुस्सा कितना ज्यादा बढ़ते जा रहा है। लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, विधायकों से मिलकर ज्ञापन सौंप रहे हैं, मंत्रियों का घेराव कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का हल होता नहीं दिख रहा है। जिसके बाद ये तस्वीर जो देख रहे हैं आप, फरीदाबाद की तस्वीर है, 2 दिन पहले की तस्वीर है और मूलचंद शर्मा का घेराव किया गया। नयनपाल रावत भी उस वक्त गाड़ी में बैठे हुए थे। ये तस्वीर देखिए, शिक्षकों ने घेराव कर लिया तो पुलिस की टीम वहां पर पहुंची लोगों को समझाने के लिए। पीटीआई टीचर्स ने कैबिनेट मंत्री का घेराव किया और आपको बता दें कि मंत्रियों और विधायकों की 3 तस्वीरें भी सामने आई है, जो अब आपको दिखा रहे हैं हम। ये 3 तस्वीरें देखिए, मूलचंद शर्मा का जब घेराव किया गया उस वक्त की तस्वीर, रणजीत सिंह को तीखे सवालों का जब जवाब देना पड़ा, हिसार में उस वक्त की तस्वीर भी दिखा रहे हैं और चरखी दादरी में नैना चौटाला को विरोध का सामना करना पड़ा, उस वक्त की तस्वीर देख रहे हैं। नैना चौटाला को माफी तक मांगनी पड़ी। तो ये 3 तस्वीरें फरीदाबाद, हिसार और चरखी दादरी से आपकी टीवी स्क्रीन पर है, लेकिन उन सभी तस्वीरों में हालात एक जैसे हैं। पीटीआई शिक्षकों का गुस्सा, उनकी नाराजगी और लगातार इस मांग पर वो अड़े हुए हैं कि उनके लिए सरकार कुछ करे, उनकी मांग को सुने। कई महीने बीत चुके लेकिन अभी तक कोई भी हल नहीं निकाला गया, किसी ने अब तक बात नहीं की है। लगातार विधायकों से मिलना, ज्ञापन सौंपना, विधायकों का घेराव करना, लेकिन ये तमाम जो काम है वो भी अब बेअसर दिखाई दे रहे हैं।
हर तरीके का दबाव बेअसर दिख रहा है, लेकिन पीटीआई शिक्षकों का गुस्सा लगातार अपने चरम पर है। और इस बीच मूलचंद शर्मा को फरीदाबाद में घेरा गया तो रणजीत सिंह को हिसार में सवालों का जवाब देना पड़ा। चरखी दादरी में नैना चौटाला को माफी तक मांगनी पड़ी और विजय मंदोला पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने पीटीआई शिक्षकों से दुर्व्यवहार किया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। बड़ी बीमारी मतलब हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मतलब लाखों का बिल, और लाखों का बिल मतलब सेविंग्स खत्म। आज ही हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए policybazaar.com पे। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस, सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। महाराज जी, ऐसा कहा जाता है जीवन का सार अनोखा है, मृत्यु का श्रृंगार अनोखा है। ग्रंथ तो बहुत है इस दुनिया में, परंतु गीता जी का भाव अनोखा है। सुंदर। तो उसी भाव की चर्चा आज हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। परफेक्ट लाइफ फिलॉसफी है गीता, तो उस नाते से आप देखेंगे कि आज जहाँ जहाँ जिस प्रकार की समस्याएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, भगवद गीता में हर समस्या का समाधान है। देश प्रदेश, खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा। देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार। आज समाज, पंजाब और हरियाणा का भरोसेमंद अखबार। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। खास खबर के प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन। पेट सफा तो हर रोग दफा। फरीदाबाद में बारिश का पानी बना काल। गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत। एक की उम्र 9 जबकि दूसरे की उम्र 6 साल। अवैध रूप से खेत में हुई थी खुदाई। चौबीस घंटे में देश में मिले 56,000 से ज्यादा मामले। 919 की गई जान। 45,000 से ज्यादा रिकवर। एक्टिव केस 6 लाख के करीब। प्रदेश में 24 घंटे में 750 से ज्यादा बीमारों की पुष्टि। 39,000 के करीब पहुंचे संक्रमित मामले। अब तक 455 की जा चुकी है जान। रिकवरी रेट 83% के करीब। नई शिक्षा नीति को लेकर गठबंधन सरकार का मंथन। चंडीगढ़ में हुई बीजेपी और जेजेपी विधायक दल की बैठक। संस्कृति मॉडल स्कूलों की संख्या बढ़ाने की तैयारी। रोहतक में फिर महसूस हुए भूकंप के झटके। देर रात 1:50 पर आया था भूकंप। रिक्टर स्केल पर 2.9 मापी गई तीव्रता। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। फरीदाबाद से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। फरीदाबाद में 2 बच्चों की मौत हो गई है। दरअसल बारिश के पानी में डूबने से बच्चों की मौत हुई है। तिगांव में ये हादसा हुआ है। अवैध रूप से खेत में खुदाई की गई थी। गड्ढे में पानी भरने की वजह से दोनों बच्चे खेलते खेलते उसमें जा गिरे, जिससे उनकी मौत हो गई है। बच्चों की उम्र 9 साल और 6 साल बताई जा रही है। तो अवैध रूप से खेत में खुदाई की गई थी। बच्चे खेलते खेलते वहां जा पहुंचे, हादसे का शिकार हो गए। बच्चों की उम्र 9 और 6 साल बताई जा रही है। मौत के बाद परिवार में आक्रोश भी है।
और तिगांव में ये हादसा हुआ है। तिगांव में बड़ा हादसा हुआ, 2 बच्चों की मौत की जानकारी मिल रही है। अवैध रूप से खेत की खुदाई की गई थी और बारिश का पानी उसमें जमा हो गया था। बच्चों को इस बात की जानकारी नहीं थी, बच्चों को इस बात की भनक नहीं लगी और खेलते खेलते बच्चे उस गड्ढे में जा गिरे, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। परिवार की स्थिति आप देख रहे हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस परिवार से 2 बच्चों की मौत हो जाए उस परिवार का हाल क्या होगा। एक बच्चे की स्थिति जो 9 साल उसकी उम्र बताई जा रही है, जबकि एक बच्चे की उम्र 6 साल है। देवेंद्र कौशिक इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, इस मामले को लेकर कोई अपडेट है क्या? क्योंकि ये जो बात सामने आ रही है कि अवैध रूप से खुदाई की गई थी, तो पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई इस मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से परिजन आरोप लगा रहे हैं कि अवैध रूप से यहाँ माइनिंग की गई थी, माइनिंग डिपार्टमेंट से कोई परमिशन नहीं ली गई थी, और दोनों तरह की बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि परमिशन थी, लेकिन परमिशन के बावजूद इतना गहरा गड्ढा माइनिंग डिपार्टमेंट के अनुसार नहीं कर सकते, जिसमें इन दोनों बच्चों की गिरकर मौत हुई है। तो ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं और पुलिस इस बात की जांच करने में जुटी हुई है कि आखिर लापरवाही किस स्तर पर हुई है, क्या वास्तव में ही माइनिंग की कोई परमिशन थी। क्योंकि यहाँ देखिए रेलवे कॉरिडोर बनाया जा रहा है और उसके लिए मिट्टी की जरूरत है और इस मिट्टी के कई किसान अपने खेतों से मिट्टी बेचकर वहाँ कॉरिडोर तक पहुंच रही है वो मिट्टी, और यही वजह है कि वो बिल्कुल कॉलोनी के बराबर में एक खेत था जिसमें से ये मिट्टी पिछले लगातार काफी दिनों से खोदी जा रही थी और इस बीच में एक गहरा गड्ढा इस खेत में कर दिया गया था ताकि जो बारिश का पानी है वो पूरे खेत में न रहकर उस एक गड्ढे में ही इकट्ठा हो जाए। और कल जिस तरह से परिजनों का कहना है कि बच्चे बाहर खेलने के लिए गए थे पतंग लेकर, और हो सकता है कि शायद पतंग उस गड्ढे में गिर गई और उसे लेने के लिए दोनों बच्चे उसमें गिरे हों, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। अभी ये चीजें पुलिस के सामने हैं और पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर लापरवाही किस स्तर पर हुई है। जी देवेंद्र, क्या ये दोनों बच्चे एक ही परिवार से थे? देखिए, अगर हम दोनों बच्चों की बात करें तो एक कॉलोनी बसी हुई है, मजदूर तबके के ज्यादातर लोग उस कॉलोनी में रहते हैं। दोनों अलग अलग परिवारों से हैं, जिसमें एक जो कार्तिक है वो 6 साल का बच्चा है, जबकि एक 9 साल का सुंदर है। लेकिन वो पड़ोस में ही दोनों बच्चे परिवार रहते हैं उनके, और मजदूरी कर ही अपना गुजारा कर रहे हैं। जिन दोनों बच्चों की मौत हुई है उनके परिजनों का रो कर इस वक्त बुरा हाल है और उनकी मांग यही है कि इस मामले की जाँच की जाए कि आखिर लापरवाही खेत मालिक की तरफ से हुई है या मिट्टी का जिसको ठेका दिया गया था उसकी तरफ से कोई लापरवाही हुई है। जी, बहुत शुक्रिया देवेंद्र जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो बारिश के पानी में डूबने से 2 बच्चों की जान चली गई है और आपको बता दें कि ये दोनों बच्चे अलग अलग परिवार के थे, लेकिन अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जिन परिवारों के सदस्यों को लोग खो देते हैं तो उस वक्त क्या स्थिति उस परिवार की होती होगी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मातम का माहौल बना हुआ है। मांग यही है कि इंसाफ उन्हें मिले, क्योंकि अवैध माइनिंग की बात सामने आ रही है। खेत में अवैध रूप से खुदाई की गई थी जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा हुआ और बच्चों को इस बात का अंदाज़ा नहीं चला। और जानकारी ये भी है कि बच्चे खेलते खेलते वहाँ पहुँचे थे, दरअसल पतंग उड़ा रहे थे और माना जा रहा है कि पतंग गड्ढे में गिरी थी, जिसके बाद वो लेने के लिए पहुंचे और हादसे का शिकार हो गए। एक बच्चे की उम्र 9 साल जबकि दूसरे की उम्र 6 साल बताई जा रही है। और चलिए एक बड़ी जानकारी आपको रोहतक से दे दे। रोहतक में फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। दरअसल देर रात 1:50 पर भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। 2.9 इसकी तीव्रता मापी गई है और लोग डरे हुए हैं इस बात से, क्योंकि 1 महीने के अंदर कई बार भूकंप के आने से लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। रात 1:50 पर भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए गए और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.9 मापी गई है। रोहतक में बार बार भूकंप आ रहा है, इसकी वजह क्या है लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि 1 महीने में कई बार भूकंप के आने से वो काफ़ी डरे हुए हैं। और देर रात 1:50 पर जानकारी मिल रही है कि रोहतक में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। हालांकि तीव्रता काफ़ी कम रही है, 2.9 रही है, लेकिन इस तरीके के हल्की तीव्रता के भूकंप के झटके लोगों ने कई बार 1 महीने के भीतर महसूस किए, जिसके वो डरे हुए हैं। उनका कहना है कि रोहतक में बार बार भूकंप आ रहा है और एक दहशत का माहौल इसकी वजह से बना हुआ है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, देर रात की तस्वीरें सामने आई और
उस वक्त ज़्यादातर आप समझ सकते हैं कि रात का समय होने की वजह से ज़्यादातर लोग सो रहे थे, लेकिन जानकारी है कि 1:50 पर यह भूकंप के झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.9 मापी गई है। और आपको बता दें कि बार बार रोहतक में भूकंप के झटके आ रहे हैं और 1 महीने के भीतर कई बार भूकंप आ चुका है। और गुजरात की कोविड-19 अस्पताल में भीषण आग की खबर है। हादसे में 8 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 40 मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। आग तड़के 3:30 बजे लगी। अस्पताल के आईसीयू में आग लगी और ये आग फैलती चली गई। हादसे में अब तक 8 मरीजों की मौत की जानकारी मिल रही है। 40 मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। और इस पूरे मामले को लेकर मृतकों के परिजनों को 2 लाख का मुआवजा दिया गया है। प्रधानमंत्री ने भी इस पर शोक जाहिर किया है और परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी से भी बात की है इस मामले को लेकर। साथ ही साथ विजय रूपानी ने इस मामले को लेकर 3 दिन का समय अधिकारी को दिया है। अधिकारियों को 3 दिन का समय मिला है कि इस पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार की जाए। वजह क्या रही, कैसे ये आग लगी। हालांकि अभी जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिल रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। बताया जा रहा है कि आईसीयू में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी और तड़के की आग थी, इसलिए लोगों को पता नहीं चल पाया और इसकी वजह से ये आग फैलती गई। गुजरात की कोविड-19 अस्पताल में आगजनी की खबर के बाद हड़कंप की स्थिति देखने को मिली। और हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि 38,500 के पार प्रदेश में मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। प्रदेश में 6,131 एक्टिव मामले हैं। 31,960 मरीज अब तक स्वस्थ भी हुए हैं। 82.91% रिकवरी रेट हो चुका है, जबकि 24 घंटे में 752 लोगों में कोरोना की पुष्टि की गई। इसी 24 घंटे में 7 लोगों की जान भी गई है। फरीदाबाद में एक दिन में 169 नए मामले सामने आए हैं, जबकि गुरुग्राम से 64 मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में 24 घंटे का आंकड़ा बेहद कम हो गया है और लगातार 2 से 3 दिनों से ये स्थिति बनी हुई है। 100 से नीचे केसेस सामने आने के बाद अब गुरुग्राम की स्थिति थोड़ी सुधरती हुई दिख रही है, लेकिन फरीदाबाद में 169 केसेस एक बार फिर से सामने आए हैं। और गुरुग्राम में टेस्टिंग की प्रक्रिया भी बढ़ाई गई है। प्रतिदिन टेस्टिंग की प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा की गई है ताकि मामलों को ट्रेस किया जाए। और ऐसे में जब मामले ट्रेस हो रहे हैं तो उनका इलाज भी जल्द से जल्द हो पा रहा है। रिकवरी रेट काफ़ी बेहतर हो चुकी है। 83% के करीब रिकवरी रेट पहुंचा हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।